गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो, आज का अपना टॉपिक है आनुवांशिक रोग। कल हमने आनुवांशिक रोगों के बारे में देखा था, आपको इनका रीजन बताया था तथा अपन ने कुछ आनुवांशिक रोग देखे थे, जैसे पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर है, टर्नर सिंड्रोम है, थैलेसेमिया है। इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आनुवांशिक रोग आते हैं जिनसे अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। इनमें सबसे पहला है, देखो, हीमोफीलिया। सबसे पहली चीज, कई बार तो देखो इसके दूसरे नाम ही पूछ लिए जाते हैं, और हीमोफीलिया को देखो रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, शाही रोग भी कहा जाता है। ठीक है, पहला नाम क्या है इसका? रॉयल डिजीज, अर्थात शाही रोग के नाम से किसे जाना जाता है? हीमोफीलिया को। दूसरा, इसको कह दिया जाता है ब्लीडर्स। ब्लीडर्स डिजीज भी किसको कहा जाता है? हीमोफीलिया को कहा जाता है। इसके अलावा इसको कह दिया जाता है क्रिसमस सिंड्रोम। क्रिसमस सिंड्रोम, ये सभी इसी रोग के क्या हैं? अन्य नाम हैं। तो कई बार इनसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है सीधा ही कि शाही रोग के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसका नाम आएगा? हीमोफीलिया का नाम आता है। अब देखो, अगर इस रोग की खोज देखी जाए तो सबसे पहले 1805 में जॉन ओटो नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले इस रोग के बारे में क्या किया था? पता लगाया था। लेकिन 1901 से 1917 के मध्य इंग्लैंड की जो महारानी थी विक्टोरिया, उस विक्टोरिया के पुत्र के अंदर मुख्य रूप से उनकी देखो ब्रेन हेमरेज के कारण क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो इस रोग की पुष्टि किसके अंदर की गई थी? मुख्य रूप से इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के अंदर। यानी एक प्रकार से शाही परिवार के अंदर ही क्या किया गया है? खोजा गया है। इसीलिए इस रोग का नाम क्या रखा गया था? रॉयल डिजीज रखा गया था। अब प्रश्न देखो क्या पूछा जाता है। एक तो इसका नाम ही पूछ लिया जाता है कि शाही रोग के नाम से किसको जाना जाता है? रॉयल डिजीज किसको कहते हैं? हीमोफीलिया को। अब देखो, ये जो हीमोफीलिया होता है ये दो प्रकार का पाया जाता है। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का पाया जाता है। एक होता है हीमोफीलिया ए और एक होता है हीमोफीलिया बी। जो हीमोफीलिया ए होता है ये दुनिया में 80% पाया जाता है, और जो हीमोफीलिया बी होता है ये दुनिया में मात्र कितना परसेंट पाया जाता है? 20% पाया जाता है। अगर इन दोनों के लिए जीन देखा जाए तो इसके लिए तो F8 जीन उत्तरदायी होता है, और इसके लिए F9 जीन क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है, केवल ये पूछा जा सकता है हीमोफीलिया कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ए कितना पाया जाता है? 80%, और बी कितना पाया जाता है? 20% पाया जाता है। ठीक है, तो ये हीमोफीलिया के क्या हो गए? प्रकार हो गए। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इससे संबंधित पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके लक्षण क्या है? कैरेक्टर क्या पाए जाते हैं? ठीक है, तो लक्षण के बारे में अगर देखा जाए, कैरेक्टर के बारे में देखा जाए, तो इस रोग में क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति के अंदर जो इस रोग से ग्रस्त है उसके अंदर अगर चोट लगती है तो उस चोट लगने पर रक्त का जो थक्का होता है, ठीक है, ब्लड जो क्लोटिंग होती है वो या तो क्या होती है? देरी से होती है अथवा होती ही नहीं है। तो रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग न होना या रक्त का थक्का न बनना इस रोग का क्या है? लक्षण है। और इसका रीजन पाया जाता है क्योंकि जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, रक्त का थक्का जमाने वाले जो कारक होते हैं जिनकी संख्या आपको बताई थी 13 पाई जाती है, और उस 13 में से जो 8 नंबर का कारक होता है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो 8 होता है, ठीक है, वो इसमें क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नंबर जो 8 होता है वो इस रोग में क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। अब देखो,
प्रश्न क्या क्या इंपॉर्टेंट बन गए इससे। सबसे पहली चीज आपसे पूछी जा सकती है, हीमोफीलिया रोग किस नाम से जाना जाता है? रॉयल डिजीज यानी शाही रोग, ग्लेडियर्स और क्रिसमस सिंड्रोम। इनमें से किसी भी नाम को देकर आपको 4 रोगों के नाम दे सकता है और पूछ ले कि किस रोग को इस नाम से जाना जाता है। अगर दूसरा देखा जाए तो कितने प्रकार का पाया जाता है? 2। ए बी 80% है और बी कितना है? 20%। तीसरा कैरेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होना इसका क्या है मुख्य रूप से कैरेक्टर है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नंबर जो 8 है वो इसमें क्या होता है? इफेक्ट होता है। इसके अलावा एक इसमें एसएससी एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो हीमोफीलिया रोग है किसके अंदर नहीं होता है? तो ये याद रखना, महिलाओं के अंदर, महिलाओं में ये रोग क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, फीमेल के अंदर इस रोग के लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं। अब हमने इससे पहले पढ़ा था कि इंग्लैंड की महारानी के अंदर इसका पता लगाया गया था विक्टोरिया में, तो वो भी तो फीमेल थी। अब एक चीज याद रखना, महिला जो होती है, फीमेल जो होती है, महिला केवल इस रोग की क्या होती है? वाहक होती है, वेक्टर की तरह कार्य करती है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का कार्य करती है केवल। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का कार्य केवल किसके द्वारा होता है? फीमेल के द्वारा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा इसकी हेरिडिटी से संबंधित भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, इसकी वंशागति से संबंधित। अब देखो वंशागति इसका अर्थ क्या है? मान ले आपसे कह दिया जाए कि एक सामान्य पुरुष है। अब पुरुष के अंदर आपको पता है जीन क्या होगा, गुणसूत्र क्या होगा? एक्स और वाई। ये याद रखना, पुरुष के अंदर केवल अगर ये लक्षण उपस्थित है, इस रोग का जीन उपस्थित है, तो वो किस पर उपस्थित होगा? मात्र एक्स गुणसूत्र पर। ठीक है, अब फीमेल क्या है? इसकी वाहक है, और फीमेल क्या होती है? एक्स एक्स। अगर रोगी होगा तो दोनों पर पाया जाएगा फीमेल के अंदर, लेकिन वाहक है तो केवल किसके ऊपर पाया जाएगा? एक गुणसूत्र के ऊपर। इसको देखो रटना नहीं है, आसानी से समझो। पहली चीज हम क्या कह रहे हैं कि अगर पुरुष के अंदर ये रोग पाया जा रहा है तो पुरुष तो केवल इस रोग का क्या होगा? मुख्य रूप से रोगी होगा, वाहक नहीं होगा, वेक्टर नहीं होगा, तो केवल एक्स गुणसूत्र पर जीन होगा। और फीमेल है तो फीमेल के अंदर क्या होगा? एक एक्स गुणसूत्र पर होगा ये रोग। क्यों? क्योंकि फीमेल केवल इसकी क्या होती है? वाहक होती है। वाई पर ये जीन कभी भी उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है? सामान्य पुरुष, और ये क्या है? वाहक महिला। ये कंडीशन है। अब पूछ लिया जाए संतान कैसी उत्पन्न होगी, तो देखो एक्स गुणसूत्र का हम दोनों से गुणा करते हैं। पहले इस एक्स से करा तो एक्स एक्स, और इस एक्स पर क्या है? हीमोफिलिक है। दूसरी कंडीशन अपन ने देखी, इसी एक्स को किससे गुणा किया? दूसरे एक्स से, तो क्या उत्पन्न हुई? एक्स एक्स। अब बचा क्या है हमारे पास? y। तो y को पहले इस x से गुणा किया तो x h और y, फिर इसी y को किससे किया? दूसरे x से, तो x और y। अब पहली चीज आपको देखना है, ये क्या होता है? x क्या होती है? महिला। एक पर h उपस्थित है तो ये क्या होगी? वाहक। वाहक होगी, क्योंकि एक x पर क्या उपस्थित है? h उपस्थित है। XX क्या है? महिला, लेकिन इस पर हीमोफिलिक जीन नहीं है तो क्या होगी? सामान्य। दूसरा क्या है? एक्स एच और वाई। अब एक्स वाई तो आपको पता है पुरुष होता है, और हीमोफिलिक जीन उपस्थित है तो क्या होगा? ये रोगी। क्या होगा? पुरुष, रोगी। और ये क्या होगा? सामान्य पुरुष। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कंडीशन पाई जाएगी। अब देखो सबसे पहला 25% महिला हो गई जो वाहक है, 25% महिला सामान्य हो गई 50% में से,
और पुरुष क्या है 25% रोगी हैं, 25% क्या है सामान्य है। यानी सीधा कहें जो संतान प्राप्त होगी उसमें से 50% तो क्या होगी सामान्य, 25% रोगी और 25% क्या हुई है वाहक उत्पन्न हुई है। अब आपको मैंने एक बार यहाँ पर एक कंडीशन दी है कि पुरुष सामान्य था और वाहक क्या थी महिला। आपको ऐसे भी दे सकता है कि सब पुरुष तो क्या है रोगी है और वाहक महिला है, या पुरुष रोगी है और वाहक महिला क्या है सामान्य है। तो कोई भी आपको जीन दे सकता है, केवल आपको ये कंडीशन याद रखनी है। अगर मान लो सामान्य पुरुष की जगह रोगी पुरुष दे दिया जाए तो X पर तो H जीन होगा और Y पर तो कभी भी नहीं पाया जाएगा हीमोफिलिक जीन। तो रोगी तो क्या है पुरुष और महिला मान लो सामान्य दे दी जाए तो XX, तो इन दोनों को गुणा करेंगे पहले से, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे Y से, तो वो कंडीशन हो जाएगी। अगर मान लो आपसे वाहक महिला दे दी जाए तो XH हो जाएगा। तो इसमें कंडीशन क्या पाई जाएगी, पहले तो X को किससे गुणा करेंगे इस कंडीशन से रोगी वाले से, ठीक है। तो ये अलग अलग कंडीशन आपको क्या रखनी है याद रखनी है कि कौन सी कंडीशन किस प्रकार से पाई जाएगी। तो ये इस रोग की क्या हो गई वंशागति हो गई। वंशागति से प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं तो ये याद रखना है। मेन चीज आपको याद रखनी है, दूसरा नाम रॉयल डिजीज कहते हैं। इसके अलावा दो प्रकार पाए जा रहे हैं। लक्षण क्या है, रक्त का थक्का नहीं बनना और प्रभावित क्या होता है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8। इसके अलावा महिलाओं में कभी भी रोग नहीं होता है। अब याद रखना जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, डीएनए तकनीक जो होती है पुनर्योगज तकनीक जो होती है उससे, यानी जीन जो थेरेपी है, जीन जो थेरेपी पाई जाती है इसके द्वारा इसका इलाज क्या है संभव है वर्तमान में, ठीक है। जो जीन थेरेपी है यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक है, उसके द्वारा इस रोग का वर्तमान में इलाज क्या है संभव है। तो ये इंपॉर्टेंट रोग क्या हो गया आपका हीमोफीलिया। पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इसके बाद हम अगला आनुवांशिक रोग देखें तो अगला आनुवांशिक रोग आता है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। अब देखो वर्णांधता के बारे में देखा जाए तो नाम से ही स्पष्ट होता है, वर्ण का क्या है रंग, कलर, ब्लाइंडनेस यानी अंधापन, रंगों का अंधापन। अब देखो इसके लिए आप एक फैक्ट याद रखो, पहले दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक होती हैं रोड सेल, सलाका कोशिका, आंखों के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, और एक होती है कोन सेल, शंकु कोशिका। जो रोड सेल हैं ये लाइट की मात्रा को क्या करती हैं कंट्रोल करती हैं, और जो शंकु कोशिकाएं हैं कौन सेल हैं ये किसकी मात्रा को कंट्रोल करती हैं मुख्य रूप से प्रकाश की मात्रा को कौन सी करती है रोड सेल, सलाका कोशिका। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कौन सेल किसकी मात्रा को नियंत्रित करती हैं रंगों की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। अब देखो जो कौन सेल होती हैं इस रोग में क्या होता है, जो हरे रंग की होती हैं और लाल रंग की होती हैं, इनके जो जीन पाए जाते हैं वो जीन का क्या हो जाता है उत्परिवर्तन हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। पहली चीज क्या याद रखनी है कि रोड सेल सलाका कोशिका लाइट की मात्रा को कंट्रोल कर रही है आंखों में, और कौन सेल है जो शंकु कोशिका है वो रंग को। अब हरे रंग की और लाल रंग की जो मुख्य रूप से कोशिकाएं हैं कौन सेल हैं, उनके जो जीन पाए जाते हैं उनका म्यूटेशन उत्परिवर्तन हो जाता है, अर्थात सीधा कहें तो जीन क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं। इस कारण से इस रोग में क्या होता है व्यक्ति हरे और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। इस रोग में क्या होगा व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाएगा। प्रश्न क्या पूछेगा आपसे कि वर्णांधता रोग में कौन से रंग में अंतर नहीं कर पाता, हरे और लाल रंग में, ठीक है। अब कौन सा रोग है ये उत्परिवर्तन के कारण, जीन उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। अब एक चीज याद रखना, प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जिन्होंने परमाणु एटम की खोज की थी, जॉन डाल्टन, वो भी इस रोग से ग्रस्त थे।
इसीलिए इस रोग को डाल्टोनिक रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो डाल्टोनिक डिजीज के नाम से किसको जाना जाता है? वर्णांधता को। अब वर्णांधता में कलर ब्लाइंडनेस में भी वंशागति हेरिडिटी पूछी जा सकती है, तो इसमें भी सेम कंडीशन होगी, XY पुरुष XX फीमेल। अब इसमें ये याद रखना कि जो फीमेल है वाहक वेक्टर तो हमेशा फीमेल होगी, इसमें रोगी जो व्यक्ति पाया जाएगा पुरुष, उसमें भी केवल जो जीन होगा वर्णांधता का वो X पर होगा, Y पर नहीं होगा। तो पुरुष तो केवल क्या हो सकता है इसका? रोगी हो सकता है या क्या हो सकता है? सामान्य। लेकिन महिला इसकी क्या हो सकती है? रोगी भी हो सकती है और साथ में क्या हो सकती है? वाहक भी हो सकती है। सेम कंडीशन है जैसे इसमें ही देख लें, ये रोगी क्या है? पुरुष, और ये क्या है? सामान्य महिला। तो XX, तो X पर एक पर क्या गया? वर्णांधता का जीन है, तो ये क्या हो जाएगी? वाहक। फीमेल क्या हो गई इसकी? वाहक। X को X से किया तो क्या हो जाएगी? वाहक फीमेल हो गई। Y को X से किया और इस Y को X से किया, तो दोनों में XY क्या हो रहा है? सामान्य। यानी पुरुष तो दोनों क्या हो गए? इसमें सामान्य हो गए, लेकिन फीमेल दोनों क्या आ रही हैं? वेक्टर वाहक आ रही हैं। तो सेम ही कंडीशन हमने किसके अंदर देखी थी इससे पहले? हीमोफीलिया के अंदर। लेकिन एक अंतर था, उसमें फीमेल क्या आ रही थी? केवल वाहक आ रही थी। इसमें फीमेल क्या भी हो सकती है? रोगी भी हो सकती है। ठीक है, ये याद रखना है केवल। इसके बाद अगला रोग देखें अपन, तीसरा। तो एक रोग आता है सिकेल सेल एनीमिया। सिकेल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है? 5वें गुणसूत्र का भाग 10वें पर जाकर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। लेकिन प्रश्न हमें केवल एक याद रखना है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन होता है उसके जीन में उत्परिवर्तन के कारण हीमोग्लोबिन का एक प्रकार बन जाता है जिसको S टाइप कहा जाता है। और इस S टाइप हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाने की जो क्षमता होती है, O2 के ट्रांसपोर्ट की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? बहुत ही कम पाई जाती है, न के बराबर होती है। यानी सीधा कहें तो जीव के अंदर क्या हो जाएगी? एनीमिया का क्या हो? ब्लड की कमी, क्योंकि हीमोग्लोबिन की एक प्रकार से क्या होती है? कमी होती है। अब दूसरा इसमें प्रश्न पूछा जाता है, इस रोग का लक्षण क्या है? तो आपको लक्षण क्या देना है कि आरबीसी का आकार क्या हो जाता है? सिकेल के समान, अर्थात हसिया, अर्थात यानी दरांती के समान हो जाता है, और उसी कारण से ये ऑक्सीजन को नहीं ले जा पाती है। ठीक है, तो ये लक्षण इसके अंदर पाया जाएगा। खून की कमी हो जाती है और आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है? सिकेल के आकार का, यानी दरांती या हसिया के आकार का हो जाता है। तो ये मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले कुछ क्या हैं? महत्वपूर्ण आनुवांशिक रोग हैं जिनसे अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये अपना आनुवांशिक रोग टॉपिक क्या हो चुका है? जेनेटिक्स और जेनेटिकल डिजीज कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो, सबसे पहले प्रश्न अगर हम इससे टॉपिक से संबंधित देखें तो आपसे पूछ लिया जाए कि पटाउ सिंड्रोम में गुणसूत्र की कमी होती है अधिकता, तो आपको बताई थी ट्रिकपेडा, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। तीनों में 13, 18 और 21वें साथ एक क्या हो रहा था? ज्यादा। तो तीनों में गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा हीमोफीलिया किस में नहीं होता है? महिलाओं में नहीं होता है। तो इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इंपॉर्टेंट। अगर इस टॉपिक से संबंधित किसी का भी कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट साइंस पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।